सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सितंबर 19 2022 का न्यूज़पेपर आज हम करने वाले हैं। और इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप प्लीज़ पेन और पेपर से लिखते रहिएगा, बिकॉज मैं आपको मैप के थ्रू और पूरे हमारे जो सिलेबस है उसके थ्रू कराने वाला हूँ, ताकि ये किसी भी एग्जाम में आपके लिए सहायक हो सके। सो सबसे पहले NSCN-IM रिज्यूम करने वाला है अपने टॉक्स को सेंटर के साथ, जो कि बहुत दिन से वो ये बता रहे थे कि उनका टॉक्स फेल है, क्योंकि जो इंटरलोकेटर थे उनके साथ उनका बोल रहा था कि वो एग्रीमेंट हमें उतना पसंद नहीं है और गवर्नमेंट उसे सामने क्यों नहीं ला रही है। तो अभी गवर्नमेंट निकल के सामने आई है और इसको जो मीडिएट करेंगे वो करेंगे को कन्वेयर कोर कमेटी के होंगे TR जेलांग। और इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा घाटा नहीं है, मैं बस एक मीडिएटर हूँ इन्वॉल्व इसमें। तो एक्चुअली ये एक्सट्रीमिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालिम है, ठीक है, जो कि इजैक माविया फिंक्शन NSCN के थ्रू है, ठीक है। और ये जो फ्रेमवर्क है अगस्त 3 2015 को आ गया था। और इसके जो टोटल कोर मेंबर होंगे 22 कोर मेंबर कमेटी के होंगे, जो कि नागा पॉलिटिकल इशू को देखते हैं, और उनके MPs एंड MLA होंगे, जो कि ये डिमांड करते हैं हमेशा कि जो नागालैंड की जो जगह है वो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स में डिवाइडेड है और हमें वो सारे के चारे चाहिए फॉर द ग्रेटर नागालैंड। अब इस पर कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट तो राजी होगी नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसी कारण ये फ्रिक्शन हमारे इंडिपेंडेंस टाइम से ही बना हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ। और ये ग्रुप धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो चुका है, पर अभी भी ये एक मेजर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो म्यांमार और इंडिया में फंक्शन करती है। अब NSCN जब एग्रीड हुए टॉक के लिए, तो इससे पहले जो था RN रवि उन्होंने एंड AK शर्मा मिश्रा जी, इन्होंने टोटल जो एग्रीमेंट इनके साथ किया था वो एग्रीमेंट अभी तक गवर्नमेंट लाई नहीं है। और इस चीज़ को फिर से नेगोशिएट करने पे देखिए अभी क्या होता है। हमारे होम मिनिस्टर के साथ जब बात हो गया, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए कांग्रेस के ऑल ओवर इंडिया के वो 3 स्टेट्स अभी मान गई है, गुजरात छत्तीसगढ़ रिजोल्यूशन ने पास कर दिया है। और जो दूसरे स्टेट्स भी है वो भी इस सूट को फॉलो करेंगे, बिकॉज अगर 1-2 स्टेट करती है तो सारे स्टेट उसे फॉलो करेंगे। लंपी स्किन डिजीज वायरस डिफरेंट कैसे है 2019 वर्जन से, ये एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि कुछ स्टेट्स में मोर देन 50% जो कैटल हैं उनको लंपी स्किन वायरस है। अब ये होता क्या है, ये एपिजेनेटिक फॉर्म में है। तो एपिजेनेटिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ये टेम्प्रोरी होगी बट वाइडर स्केल में फैलता है। तो ये कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फैलने के बाद बहुत ज़्यादा इससे जो गाय हैं उनकी डेथ होती है, स्पेशली कैटल्स में ये फैलता है। और इस एक और क्वेश्चन उठाए कि जो वैक्सीन इसके लिए बनी है वो कितनी कारगर है, क्योंकि एक्चुअली में ये नहीं सही से कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि लंपी स्किन डिजीज जो है नियरली 50,000 कैटल्स को ऑलरेडी किल कर चुके हैं इंडिया में। और ये डिफरेंट वर्जन ऑफ वायरस है 2019 से। जैसे आपने कोविड देखा था, तो हर एक चीज़ म्यूटेट होता है। एक वायरस जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में म्यूटेट होने के बाद एक्चुअली ये इसका रिजल्ट आता है। तो अभी न्यू वैक्सीन के ऊपर है, और इसके ऊपर देख कौन रहा है इसे, इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटरैक्टिव बायोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो डायजेनिक सेंटर में 5 एनिमल्स का सैंपल लिया उन्होंने, और उन्होंने ये पाया कि ये 2019 से अलग है। और इनके जो 6 जीनोम्स हैं वो एक्चुअली मल्टीपल फॉर्म में है और वो सिंगल एनिमल में पाए गए हैं, जिसके कारण आप सोच सकती हैं कितनी ज़्यादा डेंजर होगी। और थोड़ी सी जो है इससे ग्लोबल जो जीनोम्स जिससे इफेक्ट होते हैं लंपी स्किन डिजीज से थोड़ी सी मिलती हैं। तो ये इंडिजीनियस है, और इंडिजीनियस होने के कारण ये ज़्यादा खतरनाक हो रहा है इंडिया में। अब इसको जो है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है IZCAR, वो एक्चुअली देखता है ये सैंपल फिर से लेगा और शायद कुछ अच्छा वैक्सीन फिर से आ सके। नो डायरेक्ट क्रिटिक क्रॉसेस 7 लाख करोड़, ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए कि एक्चुअली निर्मला सीतारमन ये कहना चाहती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, दैट पहले से 23.3% राइज है हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल में, क्योंकि नेट डायरेक्ट टैक्स जो है इससे ज़्यादा आया है, जो कि 7,669 करोड़ इस साल आया है। और अगर इसे आप कंपेरिजन करें 2021 से, तो उस टाइम 5,68,147 करोड़ ही आया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 to 7 नंबर्स जंप कर चुके हैं, तो हम फायदे में हैं। अब जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो भी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन में वो भी 3 लाख करोड़ को क्रॉस किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। वैसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार जो पर्सनल टैक्स है वो हमारे इंडिया में कितने परसेंट लोग अभी देते हैं, 17% या 22%। सो अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो है रेवेन्यूज 30.2% आया है, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड 2021 से ज़्यादा है, ठीक है। 8,36,225 करोड़ के आसपास।
अब ये सारे तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप सब ध्यान रखिएगा, आप सब पॉलिटिकल न्यूज़ में ज़्यादा अपना टाइम बेकार ना करें। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज आता है, जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स ऑफ फुल लैंड। अब ये हमें बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी का जो करंट सिचुएशन है इंडिया का, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपको समझ में आएगा इंडिया की जो नैम वैल्यूज़ हैं और आखिरकार इंडिया वर्ल्ड पावर में खुद को कैसे परस्यू कर रहा है। सो इंडिया की जो करंट पॉलिसी है वो जियो पॉलिटिकल इंड्स और जियो इकोनॉमिक के साथ है। अब ये रिग्रेसिव स्टेप भी है और एक तरह से इंडिया के लिए फ़ायदा भी है। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि इंडिया ने अपने आप को बैकआउट कर लिया इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रैटेजिक से। अब इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो है वो एक्चुअली में ये एक ट्रेड ब्लॉक था। ट्रेड ब्लॉक से आपने देखा होगा कि इंडिया ने कुछ दिन पहले आरईसीपी से भी, रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से भी इंडिया ने खुद को हटा लिया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और हटाने के बाद इंडिया ने ये रीज़न दिया कि एंटी डंपिंग जो है चाइना के थ्रू होगा। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न दैट इंडिया वहाँ से खुद को रिमूव किया। अब यहाँ पे भी एक ये बात तो है, दूसरी बात है यहाँ पे रसिया और चाइना का भी फैक्टर हो जाता है जब आप इस तरह के ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन करते हो अपने रीजन में। तो इसीलिए राइटर यहाँ पे कह रहे हैं जियो पॉलिटिकल, यहाँ पे जियो पॉलिटिकल एंगल आता है जो कि जियो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ता है। अगर इसके साथ ये जुड़ते तो हमें दूसरे जगह पे ब्लॉक किया जाएगा, जिससे हमारी जियो इकोनॉमी खराब होगी। मतलब हमारे जो आसपास के कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है ट्रेड के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो खराब होंगे। अब न्यू दिल्ली जो परस्यू कर रहा है वो जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक को बदल करके वो अपने हिसाब से अपना नैरेटिव तय करना चाह रहा है, जिससे कि वो रीजन में भी अपना ट्रेड अच्छा रख सके और फॉरेन में भी अपना ट्रेड अच्छा रख सके, जैसे कि यूके जैसी कंट्रीज़ हो गई और अमेरिका जैसी कंट्री होगी। तो इंडिया डिसीजन जो है ये एक बहुत ही बड़ा है, क्योंकि क्वाड को ज्वाइन करने के बाद इंडिया और जो रीजनल मल्टी ट्रेडिंग एग्रीमेंट है वो एक्चुअली अगेंस्ट जाते हैं। इसीलिए इंडिया ने शायद ये स्टेप लिया होगा। और द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल जो है, जो ट्रेड पिलर है इंडो पैसिफिक का, जो कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडिया वहाँ से हट गया। अब आप मोदी 2.0, जब मोदी जी दूसरी बार जीत के आए 2019 में, तो उनका एक एजेंडा रहा है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के साथ वो ये कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक रिवाइवल ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिकॉज कोविड के बाद आप जो सिचुएशन देख रहे हो उसमें हमें रियली ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस को सही से टैकल कर पाएँ। अब ये सेकेंड रीज़न जो है वो क्यों एक्चुअली इस रीजनल ट्रेड से बाहर आ गया, ये होगा इंटीग्रेट इटसेल्फ टू द रीजनल एंड द ग्लोबल सप्लाई चेन विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रीजनल मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। अब अगर आप एक बड़ी ट्रेडिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है तो आपके ऊपर कंपल्सन बनता है कि आप उनके जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, अगर आप मान लो ये 10 पॉइंट नॉर्म्स तय किए गए हैं कि आपको फॉलो करने हैं और उसे आप फॉलो करते हैं, तो आप फिर रीजन को उस तरह से अपने हिसाब से फ्रीडम नहीं रहेगी आपकी ट्रेड करने में। ये एक बड़ी रीज़न है जिसके कारण इंडिया ने उस ट्रेड ब्लॉक से खुद को हटाया। अब देखिए द स्टेट्स जो है इस रीजन में वो भी ज़्यादा वनरेबल होंगे और वो सोचेंगे कि इंडिया आखिरकार करना क्या चाह रहा है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी एक अवतार में है, तो वो लुक ईस्ट हम लोग देख रहे हैं अभी, वो भी वनरेबल हो जाएगी। अब इन सब के साथ यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि इंडिया को थोड़ा लॉजिक रखना चाहिए कि जैसे चाइना जैसी जो कंट्री है, अगर वो इकोनॉमिकली मूव कर रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेड ब्लॉक रखना होगा जिससे हम इन सारी चीज़ों को काउंटर कर पाएँ, बिकॉज हम आरईसीपी का भी मेंबर नहीं है। तो अब इसमें ये देखना होगा कि आईपीईएफ जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थिंकिंग पोजीशन फिर से हमें उसे पे डालना चाहिए। और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट जो है ट्रांस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि यूएस वर्कड आउट हो गया चाइना के ज्वाइन करने से, वो भी हमें देखना होगा कि एक्चुअली वो सही है कि नहीं। अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि यूएस के साथ 11 मेंबर ग्रुपिंग कंट्रीज़ के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है वो लॉबी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज आप अगर क्रिटिकल मिनरल्स को देखो तो जैसे लैपटॉप बनाने के लिए आपको अलग अलग मटेरियल चाहिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो आपने देखा होगा कि इंडिया को रिसेंटली इसमें फेस करना पड़ा इशूज़। और आप कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल ले लो, जब आप चाहते हो कि बैटरीज वगैरह बनाने के लिए, तो हमें इन ग्रुपिंग में होना होगा। और इन ग्रुपिंग में होने के लिए वो कंट्री चाहेंगे कि वो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखें, पर वो तभी पॉसिबल है जो अपने हिंड्रेंसेस से इंडिया बाहर निकल के आएगा और इन जगहों को ज्वाइन करेगा। सो इंडिया पार्ट है एशियन सेंचुरी का, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है और चाइना जैसी कंट्री को जवाब दे सकता है, जो कि ग्लोबल ट्रेड चाइना अभी जो 15% है एंड इंडिया जस्ट 2% है। तो इंडिया को इसको क्रॉस करने के लिए अपने डायलामा और अपने थॉट से बाहर निकलना होगा।
अब ये करंट पॉलिसी जो इसको परस्यू कर रही है, जियो पॉलिटिकल एंड्स विथ आवर जियो इकोनॉमिक ब्लास्ट, तो यहाँ पे राइटर डायरेक्टली कह रहे हैं कि इंडिया इससे जो बाहर निकला है तो ये इंडिया के लिए ब्लास्ट है, इंडिया शुड ज्वाइन इट। उसके साथ अगर आप दूसरे न्यूज़ देखें, इरा ऑफ वार इज़ ओवर, ये मोदी जी का कमेंट था। आप सब ने देखा था कि एससीओ की मीट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन को ये बात बोल दिया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझते हुए उन्होंने बोला इट्स ओके अंडरस्टैंड, और उनकी मैच्योरिटी इससे भी होती है कि इंडिया एक्चुअली एक ग्लोबल पावर बन चुका है, तो इंडिया नहीं चाहता है कि वार हो, इससे इंडिया की इकोनॉमिक के ऊपर भी असर पड़ा है और इवेंचुअली रसिया के ऊपर भी। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें, लेकिन रसिया ने बोला कि हम कंपल्सन में हैं तो हम इससे पीछे नहीं हट सकते, ये भी व्लादिमीर पुतिन ने उसी टाइम बोल दिया था। अब जब से हमारा स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब भी उस समय पुतिन से जब एक दिन पहले बात हुई थी मिस्टर मोदी की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन ने बोला था कि येस वी एग्री, स्टैंड ऑफ एक क्लियर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट लाता है चाइना और इंडिया के साइनो इंडिया टाइज में, तो उसे हटना चाहिए। तो यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत ही अच्छे शब्दों में इंडिया का साथ दिया है, और मोदी के जो ओपन कमेंट थे वो इरा ऑफ वार, उसको रसिया वार इन यूक्रेन से कंपेयर अगर आप देखो, रसिया वार इन यूक्रेन और इंडिया के साथ जो एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, तो वहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो वहाँ पे चाइना के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन। आप देखेंगे कोई भी वेग कमेंट नहीं हुआ, और उनके तरफ से हमेशा इंडिया को कहीं ना कहीं साथ मिला, जिसका इंडिया ने भी रेसिप्रोकल इफेक्ट दिया उनको, उनका साथ दे करके। अब एससीओ की जो समिट है नेक्स्ट ईयर वो इंडिया होस्ट करने वाला है, और इसके साथ G20 मीटिंग भी होल्ड करने वाला है। तो इंडिया यहाँ अपने नॉर्म्स सेट करेगा ताकि वो चाइना को कंपल्स कर सके, ताकि वो इस तरह से एग्रेशन ना दिखाए और अपने आप को सही पे ला सके। और इसके साथ ईरान एक गेटवे होगा, जो कि हमारा चाबहार पोर्ट है वहाँ पे, तो ईरान को हम अपने अंदर ला सकते हैं, जिससे हम यूरेशियन रीजन में अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने गुड्स पहुंचा सके, अफगानिस्तान जैसी कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक ईजिली पहुंच सके। और जब इंडिया में होगा तो हो सकता है ईरान और बेलारूस इसके मेंबर भी हो। सो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म अब इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इंडिया को बैलेंस करना होगा क्वाड जैसी ग्रुप को, और यूएस और यूरोपियन यूनियन जो कॉलिशन है जो कि रसिया और चाइना के अगेंस्ट है, इनको। अब देखिए, क्राइसिस एंड कैकस, आर्मेनिया एंड अजरबैजान मस्ट वर्क ऑन ए लास्टिंग केस फायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में जो है अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि नियरली 40 सोल्जर्स फिर से मारे गए हैं, और ये जो है एक्चुअली सोवियत इरा से चल रहा है ये। और सोवियत इरा से चलने के बाद जो डिस्प्यूट है नागोर्नो कराबाख का, वो प्रो सोवियत इरा तो है ही, उसके साथ ये भी देखना होगा कि एक्चुअली में जब एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को मनाया गया था, तो उसमें मेनली जो रोल था वो था रसिया का, और रसिया अभी डीपली इन्वॉल्व है यूक्रेन वार में, जिसके वजह से वो अपने पीस एग्रीमेंट्स को सही से वहाँ पे लागू नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखें तो 1919 में अजरबैजान इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांगर हो चुका है, जिसके कारण वो आर्मेनिया के ऊपर बार बार अपना दबाव दिखाता है। और कॉन्फ्लिक्ट जो 2020 में स्टार्ट हुआ, उनका रिस्टार्ट हुआ है, वो तुर्की और रसिया साथ दे रही है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये आर्मेनिया के साथ है यहाँ पे, और अजरबैजान पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर है, तो आप यूएस और यूरोपियन यूनियन उनका साथ दे रही है। बट यहाँ पे ये देखना होगा कि एक्चुअली ये जो टेरिटरी है किसकी। तो अगर आप इस वर्ल्ड मैप में देखोगे, आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो ये वर्ल्ड, और ये हो गया कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बगल में आपको ये कैस्पियन सी है, ठीक है, और कैस्पियन सी के बगल में ये रहा आर्मेनिया, ये रहा अजरबैजान। ओके तो आप देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों चाहते हैं कि ये हमारा टेरिटरी हो। अब ये लास्टिंग पीस के लिए एक्चुअली में रसिया को भी अपने यूक्रेन वार से फ्री होना पड़ेगा, और वर्ल्ड को भी शायद इसमें वक्त आ गया है कि इन्वॉल्व हो और इसे जगह को लास्टिंग पीस क्रिएट किया जाए। जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, अ फुल ब्रांडेड, जिसको मैंने आपको करा दिया है। द जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ एंड द एक्शन नीडेड। अब देखिए आईएलओ का जो रिपोर्ट है वो बताते हैं कि 20% ऑल ओवर वर्ल्ड में वोमेन लेस पेड होती है मेन से। आप सभी जानते हैं कि पोस्ट पे वोमेन जल्दी नहीं जा पाती हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है तभी जा कर के वो की, जैसे सीईओ के आप देख लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सीईओज ज़्यादा मेंस हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के साथ आपको ये भी देखना होगा कि एक्चुअली एक रिपोर्ट आई है, वो थर्ड इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022 को जो है सितंबर 18 को मनाया गया है। अब इसमें जो है प्रोग्रेस जो हुई है, एक्चुअली वो कितनी प्रोग्रेस हुई है हम उसको देखेंगे, और हमें क्या करना चाहिए इक्वल पे के लिए, ताकि मेन एंड वुमेन ज़्यादा प्रभावी रूप से एक साथ आर्टिकल 14 जो हमारा है उसके साथ काम कर सकें राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से।
अब कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसमें देखा होगा कि आपने वोमेन और भी ज़्यादा वनरेबल हो गई थी। यूएन रिपोर्ट आया था दैट वोमेन 56% ज़्यादा वनरेबल है पहले के हिसाब से। तो इसीलिए वोमेन्स को हाई पोस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है, ये इनका कहना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 और 2021 को देखो तो क्राइसिस में सबसे ज़्यादा वोमेन इम्पैक्ट हुई है, जो कि जेंडर गैप और भी वाइडन कर दिया पहले से। और वाइडन होने के बाद इंडियन वोमेन जो अर्न करती है वो एवरेज 48% लेस अर्न करती है मेल काउंटर पार्ट के हिसाब से 1993-1994 में। और जब से ये डिक्लाइन हुआ है तो 28% 2018-19 के डाटा के हिसाब से, लेकिन अभी भी वर्ल्ड के नियम के हिसाब से हम 8% ज़्यादा है। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो उसने पूरा का पूरा कंडक्ट करके ये डाटा दिया हुआ है, याद रखिएगा ये डाटा नेशनल सैंपल सर्वे देती है। और जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट लगाया है पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे ने 2021 का, वो दिखाता है कि 7% 2018-19 से 2020-21 तक और भी ज़्यादा एक्चुअली ये इंक्रीज हो चुका है। तो अभी इंडिया में 35% के आसपास है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन एज अ फैक्टर, ये सच है कि सच में स्किल वर्कफोर्स में हम जब भी देखते हैं, जब भी किसी हार्डवर्क में देखते हैं तो हम जेंडर का चुनाव ज़्यादा करते हैं ताकि जो अपोजिट जेंडर है वो ज़्यादा रह सके। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ लाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी आई। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट ले लो आप, वहाँ पे आपको रखना है 26 डेज़ का लीव देना है, लेकिन इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वो इसे वीकनेस के तौर पे देखते हैं, इसी कारण वो ज़्यादातर वुमेन को नहीं लेते हैं। इसीलिए ये जो एलिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, ओके, इंडिया जो है इसमें स्टेप्स लिया है। इंडिया ने लेजिस्लेटिव स्पेयर से बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई है, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में है, उसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, और 2019 में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म किया, लेजिस्लेशन किया कोड ऑन वेजेस पे, जिसमें मनरेगा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर आप ले तो मनरेगा में वोमेन और मेन को जेंडर पे गैप नहीं है और वहाँ पे इक्वल मिलता है। और ये रैपिड राइज हुआ किया है इसने वोमेन्स को, एग्रीकल्चर जो वोमेन है जो कि रूरल एरिया में है उनके लिए उनका इकोनॉमिक बेनिफिट पहले से बहुत ही ज़्यादा हुआ है। 2017 में जैसे कि मैंने आपको बताया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, 12 वीक्स से 26 वीक्स तक वोमेन को फ्रीडम दी गई ताकि वो अपने घर पे रह सके। और ये लेकिन उसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे वोमेन और मेन कोई भी जब 10 से ज़्यादा हो, यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड जब कोई जगह होगी तभी ऐसा कर सकते हैं। तो आप अनऑर्गेनाइज जगह पे ये एक्चुअली लॉज लागू नहीं होते हैं, जिसका वहाँ पे फ़ायदा उठा लिया जाता है। सो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो है वो अचीविंग फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड द डिसेंट वर्क फॉर ऑल मेन एंड वोमेन, वो क्या 2030 तक इक्वल वैल्यू में आ पाएगा? आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इक्वल पे इन इंटरनेशनल कोएलिशन जो 2017 में लॉन्च किया गया था, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? और यहाँ पे ILO, यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, OECD जैसी कंट्रीज़ मिलकर के बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी हम कितना ज़्यादा जेंडर पे गैप को भर सकते हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव नेक्सस चाइना एंड पाकिस्तान का, क्या ये सच है? यस, चाइना इवन ये बोलता है कि पाकिस्तान उसका एक प्रॉक्सी स्टेट है। अब ये पाकिस्तान माने चाहे ना माने, लेकिन हमेशा से ये यूज होता रहा है। आपने UNSC में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देखा होगा कि इसमें फिर से ब्लॉक किया गया है UN सिक्योरिटी काउंसिल, अलकायदा, ISCL जो सैंक्शंस कमेटी है, जो UNSC 1267, ये याद रखिएगा, UNSC 1267 ये एक्चुअली टेररिस्ट को डेजिग्नेट करता है कि वो टेररिस्ट है। तो लश्कर तैयबा के जो शाहिद मीर है, वन ऑफ द इंडिया मोस्ट वांटेड है सिंस 2008 मुंबई ब्लास्ट से, और उनको डेजिग्नेट नहीं करने दिया। अर्लियर इन्होंने JEM जिसने मोहम्मद के जो लीडर थे अब्दुल रहमान मखी, उनको भी नहीं करने दिया था। और मसूद अजहर का तो आप सब ने नाम सुना होगा कि 2019 में उन्होंने अपलिफ्ट किया था, और इससे पहले इंडिया ने लगभग 5 से 6 बार कोशिश की होगी। सो चाइना हमेशा ये एफोर्ड करता है कि पाकिस्तान का वो ऑल वेदर फ्रेंड बन के रहे, जिससे जो कि एक टूल बना करके वो इंडिया के अगेंस्ट यूज करे। और पाकिस्तान जो है अभी भी ग्रे लिस्ट में, ऐसा होने के बाद भी ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। वहाँ पे भी चाइना एश्योर करता है कि एक्चुअली में उन्हें
ग्रे लिस्ट से नीचे ना जाना दिया जाए। तो ऐसा होता क्यों? आप सब जानते हैं कि P5 जो मेंबर्स हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें चाइना एक मेंबर है और इंडिया उसका मेंबर नहीं है। चाइना हमेशा उसका फ़ायदा उठाता है। इवन आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ था तो चाइना ने क्लोज डोर मीटिंग करा के इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो सका। अब देखिए यहाँ पे 2 कंट्रीज जो है, नॉर्थ कोरिया और जिनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनको भी चाइना यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और यूएसए के अगेंस्ट यूज करता है। तो चाइना का जो एस्पिरेशन है ग्लोबल पावर बनने का, वो 2 प्रॉक्सी स्टेट्स के थ्रू अभी कोशिश कर रहा है। वन इज़ पाकिस्तान, दूसरा जो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में आप सब किम जोंग यूंग को जानते होंगे, वो कभी भी मिसाइल उठाते हैं और कहीं भी दाग देते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाम, जिसमें चाइना उसका मेंबर नहीं है और पाकिस्तान को वो सप्लाई करता है। इससे हम उसको रोक सकते हैं और हम इनकी जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज है जो कि 1960 से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें उन्हें कंट्रोल करना होगा। अराउंड 47% के आसपास जो है मिलिट्री एक्सपोर्ट्स जो है वो फुल स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है चाइना उसको, जिसमें आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए एडवांस इक्विपमेंट, JF-17 फाइटर जेट्स, K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम है, अवाकाश अल खालिद टैंक्स है, बाबर क्रूज मिसाइल है। ये सारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में चाइना से उनके पास पहुंच रही है। और सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो हमारे लिए एक हिंड्रेंसेस ही है। बिकॉज अगर आप आर्टिकल 16(6) जो साइनो-पॉक बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 में हुई थी, जब चाइना ने पाकिस्तान से वो इलाका लिया था, तो लेने के बाद आर्टिकल 6 में ये क्लियरली था कि वो कोई भी ऐसी मेजर चेंज नहीं करेंगे विदाउट कंसल्टेशन ऑफ इंडिया, पर उन्होंने उसे वायलेट किया है और इंडिया से उन्होंने पूछा भी नहीं है। अब चाइना के साथ जब CPEC में पाकिस्तान इंगेज हो चुका है, तो इंडिया का ये बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है कि वो वहाँ पे उनको रोके, बिकॉज ये इलाका हमारे इंडिया से सटके हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ होंगी चाइना के थ्रू। अगर आप इस मैप को देखो तो मैप में आपको यहाँ पे इंडिया दिखेगा। अगर आप सोचो इस पॉइंट पे ऑलरेडी पाकिस्तान यहाँ पे है और इस एरिया से इसने चाइना को दे दिया है, तो ये कितनी आसानी से अंदर आ सकते हैं। अब चाइना जो है लार्जेस्ट लेंडर है एक्चुअली 27% पाकिस्तानी डेप्ट का, तो पाकिस्तान यहाँ पे भी कंपल्सन में आ जाता है क्योंकि उन्होंने उतने सारे डेप्ट ले चुके हैं और बायलैटरल ट्रेड जो है अराउंड 20 बिलियन का है, जो कि फेवर में है चाइना के। अब चाइना यहाँ पे भी फेवर में है और उन्हें डेप्ट भी दे रखा है, तो चाइना के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उनके क्लच से छूट सके। और बैलेंस ट्रेड इन द रीजन जो है 18 बिलियन का है। ओके, अब देखिए ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना जो है, ये CPEC प्रोजेक्ट जा रही है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान हमारे लिए रियली में एक प्रॉक्सी स्टेट साबित हो रहा है जो कि कुछ भी कहेगा चाइना के कहने पे। तो आप जो वर्ल्ड डायस्पोरा पे हो रहा है, जैसे SCO की मीट में आपने देखा था कि एक्चुअली में उनके जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो चाइना के किसी भी मेंबर से नहीं मिले, तो वो बस एक शो ऑफ था। सो अब इसका फीचर क्या है, साइनो-पाइक को जो हमारे लिए कंसर्न बनता है, मेनली बनता है जम्मू एंड कश्मीर में और हमारे नॉर्थ साइड से, क्योंकि चाइना पोजीशन जो 1950 में उन्होंने उसे सपोर्ट किया। अब 1960 से 70s के बीच हमारे और चाइना के बीच में एक्चुअली जब वार हुआ है, तो इससे पहले ये न्यूट्रल पोजीशन रखते थे, बट अब इनका न्यूट्रल पोजीशन आफ्टर 1970s टोटली बदल गया था और वो रिटोरिक सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। इवन उन्होंने UN रिजोल्यूशन में भी उनका साथ दिया कश्मीर में। 1980s के बाद थोड़ा इंडिया और चाइना का सिचुएशन सही हुआ, बट फिर से जब आर्टिकल 370 आया, हटाया गया है, तब उसके बाद चाइना ने क्लोज डोर मीटिंग की, इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस जो इफेक्ट हुए हैं उसको बदलने की कोशिश की और को स्टेटस जो कि पहले की तरह प्रॉब्लम में कश्मीर जूझ रहा था, उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई यहाँ पे चाइना के द्वारा। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है बिकॉज पाकिस्तान उसका मेंबर है और इंडिया उसका मेंबर नहीं है। तो चाइना मेन ब्रिज क्रिएट करता है यहाँ पे और अपने यहाँ जो जिंगजियान में वो क्रिएट करा मुस्लिम के साथ, उसका कोई भी बात नहीं। जबकि इंडिया में अगर आप कश्मीर का देखो तो कोई भी इस तरह से नहीं है कि उन्हें परेशान किया जा रहा हो, वो इन्हें बस इक्वल इंडियन सिटीजन से बनाया गया है। उर्दू मुस्लिम्स जो कि आप चाइना में सब जानते होंगे, और पाकिस्तान ना उसके ऊपर कुछ बोला, ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन उसके ऊपर कुछ बोला है। तो अब हमें जाकर के देखना होगा कि आखिरकार इसका होता क्या है। प्रॉक्सी मिलिट्री स्टेट जो बन चुका है चाइना पाकिस्तान चाइना का, तो उसके अगेंस्ट इंडिया कैसे एक्शन ले पाता है और UN में उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेगा। अब देखिए व्हाट नंबर्स डोंट टेल अस, ये हमें समझना होगा। प्रिजन में जो है बहुत ही ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस के कारण, और हेल्थ क्राइसिस जो बढ़ चुकी है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है।
लेटेस्ट नंबर के हिसाब से 9180 प्रिजनर्स मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, 150 डेथ हुए हैं उनमें सुसाइड से। और मेनली जो है एपिलेप्सी, वो सेजनोफिर्मीमिया, ये दो डिजीज़ है जो इसके कारण वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। अब ये होता किस कारण है, इसकी रीज़न क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनसीआरबी, उन्होंने प्रिजन स्टैटिक्स रिपोर्ट दिया 2021 में, जो कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बहुत ही एक सर्व सिचुएशन बताया है। और उसको बताने के साथ उन्होंने ये बोला है कि ये पॉपुलेशन जो है जिनके जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं वो नियरली 70% है, और 41.3% जो है वो सिर्फ कन्विक्ट्स हैं। अंडर ट्रायल 58.4% है। अब जिन्होंने क्राइम नहीं किया, आप सोचो उनके ऊपर खुद होगा। तो यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है कि आप फास्ट ट्रैक कोशिश करो कि केसेस सॉल्व हो जाएं, जिससे 58.4% तो कम से कम निकल सके। अब अगर आप फॉर इंस्टेंस देखो तो प्रोजेक्ट 39A रिपोर्ट जो है मेंटल हेल्थ में, वो डेथ वर्दी रिलेवेंट जो है वो 60% ऑफ डेथ प्रिजनर्स को टोटल वो ज़्यादा एक्चुअली वो डेथ वर्दी हो जाते हैं, और सुसाइड लिटिल टू डू विद द मेंटल इलनेस। यहाँ पे इनका ये कहना है कि यहाँ पे सोशल सपोर्ट नहीं है, वायलेंस है और स्ट्रेस है, जिसके कारण एक्चुअली ऐसा होता है। तो आप इसको टोटली किसी और रीजन तक न ले जाओ। इंडिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2014 तक का, वो कंसीडर करता है प्रिजनर्स क्लास डबल वेनरेबल विद द मेंटल इल हेल्थ। अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन से देखो तो, क्योंकि एक तो वहाँ पे आप रहने के लिए जगह सही नहीं है, उस हिसाब से आप वहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करोगे तो वो कैसे रह पाएंगे। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। इस आर्टिकल को आप अगर कुछ डाटा लिखना चाहते तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, नोट सो क्लीन बट बिल ऑफ हेल्थ। अब इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के लिए वो कितना ख़राब है। एक्चुअली वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा। अगर आपको मैं कुछ इंडिया का एग्जांपल दूँ तो 50% है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री को देखो तो वहाँ पे 5% जस्ट टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस है बाकी सारा का सारा उठा लेते हैं। और आप वर्ल्ड के किसी भी जगह जाओ, इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया 50% है। 17 स्टेट्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बिलो 2000 है। तो आप सोच सकते हो कोविड के बाद भी एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा सुधरी नहीं है, और ये सिचुएशन लगातार चलता सा जा रहा है। द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। ब्रोकन राइस आप सभी जानते होंगे, जब हम राइस क्रिएट करते हैं तो जो छोटे छोटे राइस रोज रह जाते हैं उसे ब्रोकन राइस करते हैं। उसका यूज बहुत ही ज़्यादा है बिस्किट बनाने में। आप उसका यूज एथेनॉल बिल्डिंग के लिए कर सकते हो। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एथेनॉल बिल्डिंग के लिए इसे रोका है। उसके दो मेजर रीज़न है। बिकॉज आप राइस जानते हो कि ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिसके वजह से आप अगर उसे दूसरी कंट्रीज़ को दे डालोगे तो इससे हमारा घाटा ही होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा राइस जब उगाएंगे तो हम एक्चुअली उसे दूसरे यूज में नहीं ला सकते, और क्यों ना हम उसे अपने ही कंट्री में एथेनॉल बिल्डिंग करें। तो यहाँ पे जो है 20% राइस और हस्क पैडी के ऊपर एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया है। तो अगर ये महंगा हो गया तो अब इसे दूसरी कंट्री नहीं ले पाएंगे। और ऑनगोइंग एथेनॉल सप्लाई जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट में आया था, तो उसके कारण, और इसके मल्टीपल रीज़न है। आप देखिए जो यूक्रेन वार चल रहा है, यूक्रेन और रसिया जो कि मेजर सप्लायर थे राइस के, वो लोग रुक गए। वीट के मेजर सप्लायर हैं, और वीट जब रुक गया तो लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव के जगह वो लोग राइस को यूज कर रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है कि इंडिया से इसका एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और FCI ने इसका रिपोर्ट भी दिया है जो कि 41% बढ़ा था। तो 20% बढ़ाने के बाद सेक्रेटरी एट द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने ये बोला है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एनिमल फीड स्टॉक को ये ज़्यादातर दिया जाएगा, जिससे कि हमें, और एथेनॉल बिल्डिंग जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए यूज होगा। तो और जैसा कि मैंने आपको रशियन कॉन्फ्लिक्ट से बताया था, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक का एक रिपोर्ट है कि जो कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स है 6% टॉलरेबिलिटी थ्रेशोल्ड जो कि हमारा इन्फ्लेशन है वो 7 कंसेक्यूटिव मंथ से चल रहा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो इसका यूं ही प्राइस बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको रोका गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY, जो कि मार्च 20 में था। अब इसको 5 kg ऑफ राशन जो है हर एक हाउस होल्ड को मिलता है इसके तहत। तो एक्चुअली ये इसमें भी इंक्लूड हो सकता है। सो मैंने आपको मेजर रीजन बता दिए। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। अभी ये कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, मैंने इसे एक न्यूज़पेपर में कवर किया है ऑन 15
ऑफ सितंबर को कि 4 जो स्टेट हैं उनमें मेजरली कवर किए गए हैं। अब ये होता किससे है, आपको सबसे पहले आर्टिकल जानना चाहिए। आर्टिकल है इसका आर्टिकल 341 एंड 342। इसको मेजर अप्रूवल देते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, विदाउट प्रेसिडेंट जो एसेट है उसके अलावा नहीं हो सकता। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब स्टेट सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कैबिनेट कमेटी को भेजते हैं और कैबिनेट कमेटी उसे फिर प्रेसिडेंशियल एसेट के पास ले जाती है, तभी जाकर के इसका अप्रूवल हो सकता है। वो होता है आर्टिकल 341 आर्टिकल 342 से। अब ये हुआ कौन कौन से स्टेट्स में है, वो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है यहाँ पे यूपी और तीसरा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाथी कम्युनिटी को दिया गया है और जो हाथी कम्युनिटी थे वो लगभग 50 ईयर्स से वेट कर रहे थे कि उन्हें ये रिजर्वेशन मिले। अब जाकर के वो सही हुआ। इससे 705 इतने ग्रुप जो हैं उनको शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 342 में आते हैं, जो कि 8.6% और 11.3 रूरल पॉपुलेशन में है। और ये एक राइटर हैं एक्चुअली, ये इन्होंने एडॉर्गन के ऊपर लिखा हुआ है और ये टर्की के हैं। इन्होंने लिखा है कि जिस तरह से एक्चुअली कम्युनलिज्म बढ़ता है तो वो कम्युनलिज्म किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी कंट्री को। लाइक अगर आप एग्जांपल लें हिटलर की, तो वो वहाँ पे बढ़ चुका है और उन्होंने ये अगेंस्ट में लिखा है रेसेप तैयब एर्दोगन के लिए। और ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी एक सिग्नल देता है कि इंडिया में जिस तरह से कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। और इसके साथ अगर आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखें तो एक्चुअली डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, आप सभी जानते होंगे कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं और ये इंडिया की हैं। और इन्होंने ये बोला है कि हमें एग्रेसिव रूप में, जैसे कोविड-19 कम हो रही है तो हमें इसे और भी रोक देना चाहिए, हमें टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। और बार बार WHO ये वार्न कर रहा है हर एक कंट्री को कि आप कहीं से भी इसे प्रोसेस को स्लो मत करने दीजिए और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को हमेशा हाई रखिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।